लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ा था फर्स्ट और जीरो ऑर्डर के लिए। उसके सारे डिटेल फार्मूलाज और जो भी ग्राफ हो सकते थे वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर आपने ध्यान दिया हो तो लास्ट क्लास में जो भी डिस्कशंस हो रहा था उसमें जो रिएक्टेंट थे, रिएक्टेंट इनिशियल हो या बाद में हो, वो सारे के सारे मोल पर लीटर में दिए थे, मोलरिटी के फॉर्म में दिए थे। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई रिएक्शन दे रखी हो जो कि गैसियस फॉर्म में हो, जो जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करते हैं कि अगर किसी कंटेनर में गैस है तो गैस अपने होने का एहसास कैसे दिलाएगी? भाई कंटेनर के ऊपर प्रेशर लगाएगी। जैसे मान लो कि इस रूम में अगर कोई चुड़ैल है, भूत है, तो वो कैसे एहसास दिलाएगा? मेरी आवाज़ डबल हो जाएगी, है कि नहीं? या मैं ऊपर जाके 1920 की तरीके फर्श उस पर टेरिस में चलने लगूँ उल्टा। उसी तरीके गैसेस कैसे अपने होने का एहसास दिलाती हैं? वो क्या करेंगी? कंटेनर के ऊपर प्रेशर लगाएंगी। जो आपके विंडो है वो मूव करेंगे तो हमें पता चलता है कि हवा है, यहाँ पर हवा आ रही, बंद कर दो। बात समझ में आ रही है? तो कंसंट्रेशन के होने किसी भी जो सब्सटेंस है उसका कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में भी मेजर किया जा सकता है और प्रेशर के टर्म में भी मेजर किया जा सकता है। ये डिपेंड करेगा कि उसका स्टेट कैसा दे रखा है और या क्वेश्चन में सवाल कैसा दे रखा है। बहुत सिंपल भाषा में अगर बात करें तो अभी तक जो हम बात कर रहे थे उनमें हम लोग ये फोकस कर रहे थे कि जो हमारे सवाल आएंगे उनमें कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में दे रखा था। अब जो आएंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई इक्वेशन दे रहे हैं हम, A गैस इज इक्वल टू B गैस प्लस C गैस, यानी कंटेनर जब रिएक्शन की शुरुआत हुई थी तो कंटेनर के अंदर A था और इनिशियल जो प्रेशर था वो क्या था आपका? PI था। इनिशियल प्रेशर क्या था? PI था। सुशील, इस बार जो कंसंट्रेशन दिया हुआ वो प्रेशर के टर्म में दिया हुआ, पहले जो दे रखे थे वो मोल पर लीटर के टर्म में दे रखे थे। बाकी कॉन्सेप्ट सेम। तो जब ये था तो ये दोनों नहीं थे। अब कुछ टाइम व्यतीत हुआ, कुछ देर निकल गया और एट टाइम टी पे इसके कुछ डिसोसिएट हो गए तो बचे कितने? PI माइनस एक्स। अगर मैंने माना कि x डिसोसिएट हो गए तो यहाँ कितने आ गए? x और x। ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है इसके स्टोइचोमेट्री पे। यहाँ पर जो मल्टीप्लाई में दे रखा है इनके, ये 1 1 1 दे रखा है। मान लो अगर यहाँ 2 दे रखा होता तो यहाँ 2x बनता, यहाँ 3 दे रखा हो तो यहाँ क्या बनता? 3x बनता। इज दैट क्लियर? अब देखिए क्या है कि एट टाइम t पे जो टोटल प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर PT जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा PI माइनस एक्स प्लस एक्स। इससे x और x कैंसिल हो जाएगा तो PT इक्वल टू क्या हो जाएगा? PI प्लस एक्स। तो यहाँ से x अगर आप निकालोगे तो वो हो जाएगा PT माइनस PI। वो क्या हो जाएगा? PT माइनस PI। अब अगर आपको याद हो तो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? PV इक्वल टू nRT। PV इक्वल टू क्या होता है? nRT। यहाँ से अगर हम लोग V को इधर ले जाएं और RT को नीचे ले आए तो P डिवाइड बाय RT इक्वल टू N डिवाइड बाय V, और नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम क्या होता है? दैट इज कंसंट्रेशन, मोलरिटी। और यहाँ पर R और T कांस्टेंट ही होगा, R और T को इधर ले लो और इनटू P, यानी जो आपका कंसंट्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? प्रेशर। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि इनिशियल कंसंट्रेशन R0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? इनिशियल प्रेशर PI के। अगर इसे कंपेयर कर लें, अगर हम लोग कंपैरिजन करके पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। जब आपको इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो आपको मैग्नेटिज्म और आपको ग्रेविटेशन के 50% कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए। 50% में चीज़ें इधर उधर होंगी और आप तो अलग अलग चैप्टर पढ़ते हो, ग्रेविटेशन नहीं है, अलग से पढ़ रहे, इसीलिए तो फिर तुम्हारे लिए काम ज़्यादा हो गया। कंपैरिजन करके पढ़ोगे, क्योंकि जो डाइपोल के लिए है वही आपका
मैग्नेट क्या बोलते हैं बार मैग्नेट के लिए कॉन्सेप्ट बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी। तो कंपेयर कर देते हैं, यहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन R0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनिशियल प्रेशर के, और कंसंट्रेशन एट T जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा PI माइनस एक्स के। और जो भी बात होती है वो रिएक्टेंट पे होती है, तो रिएक्टेंट की बातें लिख देते हैं। अब अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर के लिए T इक्वल टू फॉर्मूला पढ़ा था 2.303 डिवाइड बाय K log R0 डिवाइड बाय RT, R0 डिवाइड बाय RT। तो यहाँ से T इक्वल टू हम लोग क्या लिख लेंगे 2.303 डिवाइड बाय K log R0 की जगह क्या लेंगे PI लेंगे, और RT की जगह क्या लेंगे PI माइनस एक्स। ठीक है, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रखना, आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। उसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए और ये याद होना चाहिए। अगर ये आपको नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, आपके सवाल हो जाएंगे, बट ये फॉर्मूला याद कर लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि फिर ये स्टोइचोमेट्री पे भी डिपेंड करेंगी चीज़ें कि यहाँ x कितना आ रहा। ये तो मैंने स्टोइचोमेट्री ऐसा इक्वेशन ही लिया है जिसमें स्टोइचोमेट्री 1 1 1 आ रहा। अगर 2 आएगा तो कुछ बदलेगा, लेकिन वो चेंज यहाँ पे होगा सिंपल सा। तो आपको 2 मिनट लगेंगे, कॉन्सेप्ट के थ्रू सवाल करिए, आपका सवाल जो सही है। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन जो हम लोगों को, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होता है, वो रिएक्शन जो एक्चुअल में स्यूडो नहीं फर्स्ट ऑर्डर नहीं होती है, लेकिन एक पर्टिकुलर कंडीशन में फर्स्ट ऑर्डर के जैसा बिहेव करती है। ठीक है, मतलब ये कंडीशनल फर्स्ट ऑर्डर है। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, एक्चुअली दे आर नॉट फॉल्स। जैसे आप लोग एक्चुअली में स्टूडेंट नहीं हो, आप तो क्या प्रोफेशनल रील देखने वाले वैसे ऐसे करते हो, बस मम्मी सिर्फ 15 मिनट बस दे, 15 मिनट वो कर रहा हूँ। इतना पढ़ने के बाद प्रेशर हो जाता है, थोड़ा सा एंजॉय करना भी जरूरी है। 15 मिनट करते करते 5-6 घंटे निकल जाते हैं 15 सेकेंड सॉरी 30 सेकेंड में निकल जाते हैं टाइम। इसी तरीके से स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस आर कंडीशनल फर्स्ट ऑर्डर। कंडीशनल फर्स्ट ऑर्डर जैसे कि अगर हम बात करते हैं आपका एस्टरिफिकेशन CH3 COO C2H5 की जब हम लोग हाइड्रो एस्टरिफिकेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो क्या होगा, जो ये एस्टर होगा जिसकी फ्रूटी स्मेल होती है, ये अपने कॉन्स्टिट्यूटेंट एसिड और एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। वी विल गेट CH3 COOH and C2H5OH। अब इसमें आपको जो है लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। कि जैसे मान लो कि हम करण की बात करते हैं, ये करण है, करण को खाने में जो है पाव पसंद है और भाजी पसंद है। थोड़ा सा नॉन कन्वेंशनल एग्जाम्पल है। तो अब हम लोगों ने क्या किया कि करण को भाजी तो 10 किलो बना के दे दी और इसको दिया आधा एक भी नहीं दिया आधा। तो अब ये कितना खाना खा पाएगा, ये कितना फूड कंज्यूम करेगा, ये किस पर डिपेंड करेगा, पाव। भाई जितना भी तुम्हारा फेवरेट है भाजी थोड़ी खाते रहोगे बैठ के, थोड़े बहुत तो पाव होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। तो दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट, दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट। ये लिमिट कर रहा है कि करण कितना खाना खाएगा। इट्स मीन्स दैट दिस लिमिटिंग रिएजेंट विल डिसाइड कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। और ये हमारा एक्सेस रिएजेंट है। और एक्सेस रिएजेंट वो होते हैं जो कि बहुत सारे बच जाते हैं, बहुत सारे जो है रिएक्शन में बचे रह जाएंगे। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगना है कि जब हम लोग एस्टरिफिकेशन कर रहे हैं तो हमने क्या किया कि जब रिएक्शन की शुरुआत हुई थी, जब T = 0 था तो इसको लिया हमने 0.01 m और इसका ले लिया 10, और ये उस समय क्या थे 0 थे, इस समय क्या थे 0 थे। कुछ T = T' टाइम आया
तो ये तो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा क्योंकि ये कम है, ये लिमिटिंग है, ये लिमिटिंग है, ये बच जाएगा 0 और ये कितना खर्च होगा 9.9 बच जाएगा, खर्च तो इतना ही होगा। और जो बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल डिसाइड बाय दिस लिमिटिंग लीजिए, तो वो कितने बनेंगे 0.1 और 0.1। यहाँ पर ये सारी कहानी हमें ये बता रही है कि वाटर किस में है, एक्सेस में। वाटर किस में है, एक्सेस में। तो जब आप इसके लिए रेट लिखोगे तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, K CH3COO C2H5 और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, इसे हम K डैश ले लेते हैं। अब एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि इनके ऊपर पावर 1 ही आता है, तो आप हमसे सवाल कर सकते हो कि सर आपने 1 कैसे ली, कि ये एक्सपेरिमेंट से मैं ले चुका हूँ कि इसमें 1 ही आएगा, करके देख लेना, बहुत हाई लेवल के एप्लीकेशन है इसके। अब ये हमारा क्या है, वाटर क्या है, ऑलमोस्ट एक्सेस में है, तो ये जो K डैश है और ये वाटर का कंसंट्रेशन ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ये दोनों मिलकर एक नया कांस्टेंट बन जाएगा K दैट इज CH3CO C2H5। तो अगर आप इस वाले एक्सप्रेशन को देखते तो ये रिएक्शन कैसे लग रही है, सेकेंड ऑर्डर 1+1, लेकिन जब ये कंडीशन लगा दिया कि वाटर किस में है, एक्सेस में, देन इट्स बिहेव लाइक अ फर्स्ट ऑर्डर, ये हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये एग्जांपल नंबर 1 था, एस्टरिफिकेशन। एग्जांपल नंबर 2 जो है, एग्जांपल नंबर 2 जो है क्या, इन्वर्जन ऑफ शुगर, इन्वर्जन ऑफ शुगर। जिनको नहीं पता है उनको बायोमोलिक्यूल से पता लगेगा कि इन्वर्जन ऑफ शुगर क्या है, दैट इज C12H22O11 कि जब हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं वी विल गेट C6H12O6 plus C6H12O6, this is glucose and this is fructose। कई बच्चों को लगता है ये सेम फॉर्मूला, बट इनका फंक्शनल ग्रुप अलग है, ये एल्डिहाइड है और ये क्या है, कीटोन। तो ये ऑब्जेक्टिव में तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फंक्शनल आइसोमर्स टू ईच अदर, ये दोनों क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स। अब इसके लिए जब R देखा गया तो वो आता है K C12H22O11 की पावर 1। तो दिस इन्वर्जन ऑफ शुगर जो है वो भी एक एग्जांपल है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का। आप खाना तो खा रहे हो थोड़ा सा, और क्या बोलते हैं कि खाने के अंदर क्या है, सुक्रोज है, क्योंकि सुक्रोज ग्लूकोज ये तो रहता ही है, लेकिन पानी दबा के पी लो तो पानी क्या है, एक्सेस में, पानी क्या है, एक्सेस में। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, ये भी एग्जांपल है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर की। देखने में तो लग रही है कि सेकंड ऑर्डर है, लेकिन कंडीशन ऐसी आ गई है वाटर के एक्सेस में होने की वजह से। और आपको समझ में आना चाहिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन से आप साबुन बनाते हो, जितनी भी फ्रेग्रेंस वाली चीजें हैं वो इस रिएक्शन से हो रही हैं, और जितना खाना पीना, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब ये यूज कर। ठीक है, देखो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है, अब थोड़ा तेज बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों को पढ़ना, एक तो यार हमारा ब्लूटूथ किसी ने चुरा लिया ना ये सब गड़बड़ हो गया, ये रिकॉर्ड हो गया तो क्या बोलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों को पढ़ना है, हम लोगों को याद हो अगर आप लोगों को, तो हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन की डिपेंडेंसी की बात करी थी। तो रेट ऑफ रिएक्शन में मैंने बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, फिर वो कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में भी हो सकता है और प्रेशर में के टर्म में भी हो सकता है। तो हमने प्रेशर के टर्म में भी बात कर लिया, इसके ऊपर सवाल करेंगे, सवाल ज़्यादा क्रिटिकल है करने। इसके बाद फिर जो था कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और इसके बाद बात करेंगे कैटलिस्ट की। सरफेस एरिया हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन सरफेस एरिया एक छोटा टॉपिक है कि भाई अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इंटरेक्शन ज़्यादा होंगे, इंटरेक्शन ज़्यादा होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा जाहिर सी बात है ज़्यादा होगा। अभी जो बात कर रहे हैं वो हम टेम्परेचर डिपेंडेंसी की बात कर रहे हैं। तो आरएनएस एक साइंटिस्ट थे
आर्नियस ने एक्सपेरिमेंटली ये देखा कि टेम्परेचर अगर बढ़ाते हो, तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, और रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ेगा। अब आप लोगों को ध्यान ये रखना होगा कि आगे के जो टॉपिक है उनमें रेट कांस्टेंट ही रेट है और रेट ही रेट कांस्टेंट। ये लोग सवाल में आपसे पूछेंगे कि रेट 2 गुना हो जाता है, लेकिन रेट पे कोई फॉर्मूला नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? रेट कांस्टेंट 2 गुना हो जाएगा। बात समझ में आ रही है सर? तो ये चीज आप लोग को समझ के चलना होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी हट जाएगी तो दोनों बातें सेम है। दोनों बातें क्या हैं? सेम। रेशियो हमेशा सेम रहता है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, तो रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ेगी। अब क्या होता है कि टेम्परेचर को अगर हम लोग 10 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर को अगर हम लोग 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हैं तो जो रेट है वो 2 गुनी बढ़ जाती है, ऑलमोस्ट 2 गुनी हो जाती है। रेट जो है वो क्या हो जाती है? ऑलमोस्ट 2 गुनी हो जाती है। एग्जैक्टली है? यस सर। अब इसमें कई लोग, आप चाहो तो एक रेट का ऐसे फॉर्मूला भी बन जाता है जो कि बेसिकली एक फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो चैप्टर्स है, सॉलिड साइंस से आई हुई है कि R2 अगर में T2 टेम्परेचर पे है रेट, और R1 जो है वो T1 टेम्परेचर पे है, ये और हो जाएगा 2 की पावर T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय 10, 2 की पावर T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय 10। नीट में एक शायद सवाल आया होगा। यस सर। हाँ, नीट में इस पे सवाल आया होगा, याद आ गया। एग्जैक्टली। यस सर। फिर ये सब जो शुरुआती रुझान थे कि ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, इसके 2 गुना लेने में बहुत सारे अप्रोक्सीमेशंस को भी लिया गया है। अगर आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको पता चलता होगा वहाँ पे, क्योंकि डीके जो हो रहा है वो ऐसे हो रहा है। तो बहुत सारा, अगर मैक्सवेल की थ्योरीज को समझते हैं तो मैक्सवेल ने जो है बहुत सारे अप्रोक्सीमेशन लेने के बाद जो है कॉन्सेप्ट को बनाया। अगर मैं यहाँ पर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूँ, अगर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात करता हूँ, टेक्निकली यहाँ पे आर्नियस इक्वेशन आती है लेकिन उसको अलग लेके चलते हैं हम लोग, उसको एक साथ ही पढ़ डालेंगे पूरे डेरिवेशन। तो पहले मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व समझ लेते हैं। मान लीजिए कि एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग और किसी कंटेनर में बहुत सारे रिएक्टेंट हैं, बहुत सारे रिएक्टेंट आपने ले रखे हैं, और मान लीजिए कि n रिएक्टेंट ले रखे हैं और उनमें से डेल्टा n जो है उनको लेकर हमने एक्सपेरिमेंट करा। और अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं, अगर हम लोग ग्राफ बना देते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज डेल्टा n डिवाइड बाय n और काइनेटिक एनर्जी। अगर आपको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की बात याद हो जो हम लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा था, अनफॉर्चुनेटली वो चैप्टर कैंसिल हो गया आपके सिलेबस से। तो अब जब इनकी काइनेटिक एनर्जी के लिए ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा भाई, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी सबकी अलग अलग है, सबकी अलग अलग। तो अब इनका एक एक का ग्राफ बनाना तो बहुत मुश्किल था। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है स्टैटिस्टिक्स, वो आई और यहाँ पर हम लोगों ने क्या ले लिया? एरिया ले लिया। क्या ले लिया? एरिया। अब स्टैट्स में जब एरिया लिया जाएगा तो कुछ ना कुछ जो हमारे डाटा हैं उन डाटा को छोड़ना पड़ेगा, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो 100% सही नहीं है। और ये कर्व इतना इंपॉर्टेंट है कि सेमीकंडक्टर के ज़्यादातर कॉन्सेप्ट इस कर्व पे है, जो आपका कम्युनिकेशन सिस्टम है उसके ज़्यादातर कॉन्सेप्ट इस कर्व पे। और काइनेटिक एनर्जी जो केमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स के इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसमें समझी जाती है, ठीक है, क्योंकि 100% चीज़ें लेना बहुत मुश्किल है। अब आप देखो एक चीज़ और समझना कि जितने भी हम फिजिक्स में क्वेश्चंस पढ़ते हैं, कुछ ग्राफ पढ़ते हैं, तो उनमें हमेशा वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी को वाई एक्सिस में लेते हैं, यहाँ पर इन्होंने एक्स एक्सिस में लिया। तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी ऐसे बढ़ रही है। नॉर्मली हम लोग बढ़ने का मतलब ऐसे दिमाग में चल रहा है, जो उस तरीके का कन्वेंशनल हम लोग की पढ़ाई चल रही है, हम लोग को ये बताया नहीं जाता कि हम किसी भी एक्सिस में किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन हम कन्वेंशनल तरीके से सोचते हैं। तो ये ध्यान देना कि काइनेटिक एनर्जी इधर बढ़ रही है और ये जो मैक्सिमा आया है, ये जो मैक्सिमा आया है वो मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है वो ये बता रहा है कि ज़्यादातर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ये है, ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ये है। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है
ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, या स्पीड भी कह सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी या स्पीड हो जाएगी। इज दैट क्लियर? अब देखो क्या होता है कि अगर इसी ग्राफ को हम लोग देखें, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स डेल्टा एन डिवाइड बाय एन और काइनेटिक एनर्जी के बीच में, ये अगर ग्राफ है किसी टेम्परेचर T1 पे, और अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। और इस ग्राफ का एरिया जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बता रहा है। तो जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वो तो बदलेंगे नहीं, तो इस ग्राफ का एरिया मेंटेन रहेगा, लेकिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ये ग्राफ और फ्लैटर्ड हो जाएगा, थोड़ा सा फ्लैटर्ड हो जाएगा। ये आपको समझना पड़ेगा। ये T2 पे है और T1 लेस देन क्या है, T2। अब देखो ज्यादातर जो ये मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इज दैट क्लियर? देखिए अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं, अगर हम एक रिएक्शन की बात करें, मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रही है तो कैसे हो रही है, जैसे कि मान लीजिए H2 और I2 का जब रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, बेसिकली हाइड्रोजन आइटम और हाइड्रोजन आइटम के बीच में एक बॉन्ड है, और आयोडीन आइटम और आयोडीन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। अब जैसे ही ये लोग रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, कोलिजन होगा, तो धीरे धीरे क्या होता है कि इनके बीच का ये वाला बॉन्ड ब्रेक होना चालू हो जाता है। जो पुराना बॉन्ड है वो टूटना चालू होता है, और जैसे ही पुराना बॉन्ड टूटेगा तो नया बॉन्ड बनना चालू हो जाएगा। आई आएगा न, जो यहाँ आई आएगा, इधर आ जाएगा H, इधर आ जाएगा I, और इधर आ जाएगा I। अब ये वाले बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होना चालू हुए, इधर वाला बॉन्ड जो होगा वो बढ़ना चालू हो जाएगा, और ये जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, कि भाई अगर पुराना जाएगा तो नया आएगा, जाहिर सी बात। और ये इधर लगाव कम हो रहा है तभी इधर, क्योंकि अगर इधर इन लोगों के बीच में रिश्ता कमजोर पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं तो बनेगा ना, तभी तो कमजोर पड़ रहा है। बात समझ में आ रही है? और ये जो कहलाता है वो कहलाता है इंटरमीडिएट। क्या कहलाता है? इंटरमीडिएट। अब फाइनली जो बनना है वो 2HI तो बनना है। तो ये जो थे हमारे वो हैं रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट बनाने के लिए, जो एनर्जी देना पड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए क्या होता है, द एनर्जी रिक्वायर्ड to convert reactants into intermediate is called activation energy. It's called activation energy. अब देखो ध्यान दो, अगर हम लोग एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स अगर ग्राफ बनाते हैं, ये ग्राफ आपके नीट में और देखिए इससे बड़ा पूछा गया है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स अगर ग्राफ बनाते हैं, तो इनिशियली मान लीजिए कि जो रिएक्टेंट थे उनकी एनर्जी कुछ इतनी थी। अब जैसे जो रिएक्टेंट है उनसे उनकी एनर्जी बढ़ेगी और तभी तो इंटरमीडिएट में पहुंचेगा। यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की एनर्जी जो है वो आपकी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। और फिर उसके बाद जो ये आपका यहाँ पर जाकर C जो होगा, यहाँ पर आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा जो कि इंटरमीडिएट होगा, जिसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और फिर ये बन गया आपका प्रोडक्ट, ये बन गया आपका प्रोडक्ट्स। ये अगर मान लो एनर्जी जो है वो डेल्टा H1 है,
एंथैल्पी के टर्म में पढ़ रहे हैं। और ये जो बना आपका वो क्या है, H2 है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का डिफरेंस जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा H। ये हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा H हो जाएगा। इसे R ले लो, रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट। तो डेल्टा H जो होता है वो क्या होगा, H प्रोडक्ट माइनस H रिएक्टेंट। और यहाँ पर देखो रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है प्रोडक्ट की एनर्जी से, तो ये जो डेल्टा H होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। डेल्टा H नेगेटिव इसलिए है क्योंकि हम लोग छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू को माइनस कर रहे हैं। और जब डेल्टा H वैल्यू नेगेटिव है तो ये रिएक्शन किसकी है, एक्सोथर्मिक है। रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है। इस केस में हीट क्या होगी, इवॉल्व। इस केस में हीट क्या होगी, इवॉल्व। दूसरा केस अगर आप ले लेते हो और जो ग्राफ बनाते हो वो P वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। जो लोग 12th में पढ़ रहे हैं वो लोग ये ध्यान दें कि बिना इन एक्सेस के नाम के ग्राफ का कोई मतलब नहीं होता। आप फिर इमोशनली कहते हैं कि सर ये ग्राफ तो सही बनाया है, यही तो नहीं लिखा, नंबर मिलने चाहिए। नहीं मिलेंगे नंबर, जब आपने ये नहीं लिखा तो क्यों नंबर मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो अगर यही ग्राफ कुछ ऐसा हो कि पहले जो रिएक्टेंट था उसकी एनर्जी ये थी HR एंथैल्पी, और ये है हमारा HP, और दिस इज इंटरमीडिएट, और डिफरेंस जो है वो है डेल्टा H। डिफरेंस जो क्या है, डेल्टा H। दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट्स, एंड दिस इज इंटरमीडिएट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स X। तो अब यहाँ पर आप जब देखोगे डेल्टा H तो दैट इज HP माइनस HR, और यहाँ पर HP क्या है, बड़ा है, तो डेल्टा H की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका HP ज़्यादा है, HP बड़ा है HR से, और अगर पॉजिटिव आ गया तो ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और हीट यहाँ पर क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब। तो अगर लेवल वही रहता है जो पेपर का लेवल अभी तक चल रहा है, जब ऐसा ना करेंगे भैया सिलेबस कम करके लेवल बढ़ा दें तो फिर तुम्हारे साथ खेला हो जाएगा, ठीक है। अगर लेवल यही मेंटेन रहता है तो ये सवाल आ सकता है आपके पेपर में। देखिए, तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट है, इनका रिलेशन जो बताया वो किसने बताया, वो आर्नियस ने बताया। आर्नियस ने एक इक्वेशन दिया और उन्होंने कहा कि जो रेट कांस्टेंट होता है वो होता है AE की पावर माइनस EA डिवाइड बाय RT, माइनस EA डिवाइड बाय RT, वेयर EA जो है वो क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, और आपका A क्या है, A है आपका फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या इसी को बोलते हैं प्री एक्सपोनेंट फैक्टर, या फिर आर्नियस ने कहा कि मैं दे रहा हूं तो मेरे नाम पे रखो, आर्नियस इक्वेशन, सॉरी आर्नियस कांस्टेंट। प्री मल्टीप्लिकेशन एक्सपोनेंशियल फैक्टर ये होता है, ये एक्सपोनेंशियल टर्म, दिस इज एक्सपोनेंशियल टर्म, उसके पहले मल्टीप्लाई हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। फ्रीक्वेंसी फैक्टर इसलिए बात करेंगे क्योंकि ये कोलिजन में पता चलेगा आपको कि केवल और केवल मिलना जरूरी नहीं है, कि जो है एक बार कभी मिल गए किसी पार्टी में तो उसमें रिश्ता नहीं बनेगा भाई, करण लगातार मिलना पड़ेगा, फिर नंबर एक्सचेंज हो जाए, फिर वहां पर काफी देर ये शादी अपनी अलग हो रही है, इनकी बातचीत अलग, डिस्कशन चल रही है कि देश कैसे आगे बढ़ेगा, फिर नंबर एक्सचेंज हो रहा है इनके बीच में, तो बार बार मिलना जरूरी है, वो डिसाइड करेगा ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर, जो कि कोलिजन थ्योरी में हम लोग बात करेंगे। बाकी T टेम्परेचर है और R क्या है, R आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये तो आपको पता ही होगा। R जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। देखिए
R इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। यूनिट के हिसाब से इसकी वैल्यू बदल जाती है। T जो है आपका वो है टेम्परेचर, और K जो है वो आपका है रेट कांस्टेंट। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इज इट क्लियर? यस सर। अब अगर हम लोग इसी में इक्वेशन 1 में दोनों साइड NN ले लें, टेकिंग ln बोथ साइड। ln का मतलब जो लोग नहीं जानते हैं, ln x इज log x e के बेस पे, जब बेस हमारा क्या है e है, और सिंपल log x जो होगा वो log x होगा बेस 10 पे। और अगर आप ln x और log x में रिलेशन चाहते हो तो वो होता है ln x इक्वल टू 2.303 log x। तो जब आप इसमें बोथ साइड ln ले लोगे, बोथ साइड, तो आ जाएगा ln k इज इक्वल टू ln a e की पावर माइनस EA डिवाइड बाय RT। और इसके बाद log की प्रॉपर्टी लग जाएगी, दैट इज log m इंटू log n। वो क्या होता है log m प्लस log n। तो यहाँ आ जाएगा ln a, ये हो गया m और ये हो गया m, प्लस ln e की पावर माइनस EA डिवाइड बाय RT, दैट इज ln k। फिर एक प्रॉपर्टी लग जाएगी log m डिवाइड बाय n, तो जो पावर में होता है वो बाहर आ जाता है, दैट इज m log m। तो ये जो पूरा का पूरा होगा ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, एंड वी विल गेट ln k इज इक्वल टू ln a माइनस का EA डिवाइड बाय RT ln e, और ln e की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ln e की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। जब हम लोग कोई लॉग की वैल्यू निकालते हैं और सेम बेस पे है तो 1 होती है। ये लॉग की प्रॉपर्टी है, इसे पहले ले लो, तो ln k इक्वल टू आ जाएगा माइनस का EA डिवाइड बाय R इंटू 1/t ln a। ये हमारा इंपॉर्टेंट एक इक्वेशन है, इसे याद रखना। अब इसे कंपेयर कर देंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो y एक्सिस पे आ जाएगा आपका ln a, याद रखना x एक्सिस पे आ जाएगा 1/t, और माइनस का स्लोप है तो ग्राफ आपका डाउनवर्ड स्लोप हो जाएगा, और y एक्सिस पे इंटरसेक्ट हो जाएगा ln a, और इस ग्राफ का स्लोप हो जाएगा माइनस का EA डिवाइड बाय R। इस स्लोप पे सवाल आते हैं। अब अगर इसी को लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो यही फॉर्मूला हो जाएगा इक्वेशन 2 से। इसको अब मैं लॉग में कन्वर्ट करके कई सारे स्टेप गोल कर रहा हूँ, तो ln k इक्वल टू आ जाएगा माइनस का EA डिवाइड बाय 2.303 इंटू 1/t log a। R दिया है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर R है। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, और इसे भी कंपेयर करोगे तो यू विल गेट y इक्वल टू mx प्लस c। सेम ग्राफ बनेगा, बस जहाँ ln लिखा हुआ है वहाँ लॉग कर देंगे, वहाँ क्या कर देंगे लॉग कर देंगे। और मेन इंपॉर्टेंट बात है कि स्लोप में डिनोमिनेटर में 2.303 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2.303 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2.303 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे देखो, अब अगर इसे इक्वेशन नंबर हम 3 मान चुके हैं, ठीक है, ये कोने में दिख रहा है कि दिख रहा है, तो देखो इसको अगर हम लोग 2 पे ले लें, 2 टेम्परेचर पे ले लें, तो एट टेम्परेचर T1 ये इक्वेशन हो जाएगा log K1 इक्वल टू EA डिवाइड बाय 2.303 डिवाइड बाय 1/T1 प्लस log A। इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 4, और log K2 इक्वल टू आ जाएगा माइनस का EA डिवाइड बाय 2.303 डिवाइड बाय 1/T2 प्लस हो जाएगा log A। इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 5, इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करोगे,
फिफ्थ में से 4 को माइनस करके सॉल्व कर लेना है। मैं सॉल्व नहीं करने वाला हूँ। तो आ जाएगा log k2 डिवाइड बाय k1 ये डिवाइड बाय 2.303 r 1/t1 माइनस 1/t0। दिस विल बी द फाइनल रिजल्ट जिसे आपको याद रखना है, जिस पे सवाल आपके आएंगे। ये रिजल्ट भी याद रखना है जिस पे सवाल आएंगे। ये ग्राफ याद रखनी है। और ये सब सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए है। तो कई बार सवाल ये पूछा जाता है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए log k वर्सेस 1/t ग्राफ दो। अभी तक जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए ग्राफ पूछ रहे थे वो t में पूछ रहे थे, तो बहुत सारे बच्चों को नशे फट जाती है यार ये log t कैसे आ गया। वो वाला मीम नहीं चलता उसका, अभिजीत वाला ऐसे करके घूमने लगता है ऐसे। बात समझ में आ रही है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे सवाल बहुत सीधे सीधे सवाल आते हैं। या तो इस फॉर्मूले पे आएगा, या ये ग्राफ पूछ लेंगे, या इसका स्लोप दिया होगा आपसे कह देंगे ये निकाल लो, इसका अंदर लेकर के मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ ये सब कुछ दे देंगे और यही ग्राफ में। अब मैं एक बात और बता दे रहा हूँ, ये की जगह डेल्टा एच भी आ जाता है, ये की जगह क्या आ जाता है डेल्टा एच भी आ जाता है। 50 तो उसको अलग अलग टॉपिक बना के पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप साइंस ले चुके हैं तो आपको एनालिसिस इतनी तो करनी आनी चाहिए, इतना आप कर पा रहे हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर में क्या बचा है? इस चैप्टर में बचा है एक कोलिजन थ्योरी बची है और एक वही कोलिजन थ्योरी में थ्रेशोल्ड एनर्जी पढ़ेंगे। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कि कैटलिस्ट के डालने से क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे कल। गुड नाइट, जय हिंद।